बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप दोस्तों से बहुत सी बातें शेयर भी करता हूँ और आप दोस्त इसे पसंद भी करते हैं। तो आज एक मुझे रात सोते हुए ख़्याल आया कि यार ये क्यों ना आप दोस्तों से शेयर करूं कि इंसान के जब रास्ते महदूद कर दिए जाते हैं और वो कहते हैं ना तंग आमद ब जंग आमद, कि जब वो तंग हो जाता है तो फिर वो जंग के लिए कैसे आमादा हो जाता है जी। अच्छा, अब ये है जी, इलेक्शन अनाउंस हुए तो मेरी पोस्टिंग नौशहरा जदीद थाना है भावलपुर में, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। और इलेक्शन क्योंकि तो उन्होंने कहा जी कि जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भावलपुर है तो उसे इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये हमेशा होता है इलेक्शन डेज़ में, एक पॉलिसी बनती है जी कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हालांकि फ़ायदा इसका कुछ नहीं होता। वही बंदा पहले कई दफ़ा रहीमियार खां उसकी पोस्टिंग होती है, फिर भावलपुर होती है, विद इन रेंज करना होता है। लेकिन मकसद होता है जी कि जी शायद पुलिस वाले बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इन इलेक्शंस पे, और मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया जी भावलपुर से रहीमियार खां। चौधरी सुल्तान गुज्जर साहब वहाँ एसएसपी थे, काफ़ी अच्छे समझदार वो पुलिस ऑफिसर हैं, अभी डीएजी हैं मेरे ख्याल में। और रौ सलीम साहब वहाँ थे जी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। अब रौ सलीम साहब से मेरा पुराना ताल्लुक़ है, मैं उन्हें हमेशा एक आइडियल पुलिस ऑफिसर समझता हूँ और उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। और पहले एक व्लॉग में भी शायद मैंने अर्ज़ किया था कि मेरी कोर्ट सब्जल की पोस्टिंग भी उन्होंने कराई थी जुल्फ़कार चीमा से। वो मुझे जानते थे कि ये काम करता है, मेहनत करता है। तो जैसे ही मैं वहाँ मेरी हाज़िरी हुई तो मेरी पोस्टिंग उन्हें ज़ाहिर है पता किया होगा जो डीपीओ साहब ने कि जी ये कैसा अफसर है। तो उन्होंने मेरी ये है जी, इलेक्शन होने वाले थे जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, मेरे ख़्याल में ये 2008 की बात है, 7 की बात है, दिसंबर में जब असैसिनेशन होती है बेनज़ीर की, उससे कुछ अर्सा पहले की बात है। तो ट्रांसफ़र हो गए हम लोग वहाँ, हाज़िरियाँ कर ली और मेरी पोस्टिंग कोर्ट सब्जल हो गई थी। अब कोर्ट सब्जल मैंने जैसे मुझे आर्डर्स मिले तो मुझे अच्छा लगा कि जी कोर्ट सब्जल, पहले मैं क्योंकि काम कर चुका हूँ तो मैं कोर्ट सब्जल चला जाऊंगा। तो अगले दिन ही हैरत अंगेज़ मुझे हुआ कि मुझे डीपीओ साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा यार आपकी ट्रांसफ़र जो कोर्ट सब्जल की थी मैंने तो मेरिट पे की थी, लेकिन पीएम हाउस इस्लामाबाद से कॉल आई है कि जी इनका ट्रांसफ़र जो है वो कैंसिल किया जाए। एक वहाँ एमएनए थे जी रैस मुनीर साहब, वो मेरे मेहरबान थे और उन्हें लगता था शायद मैं उनके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो एसएचओ है ये इतना ख़तरनाक है कि हो सकता है मुझे ये जान से मरा दे। और ये बाकायदा कोड किया गया मुझे कि जी आपकी पोस्टिंग अब कोर्ट सब्जल नहीं हो सकती, और मेरी पोस्टिंग वहाँ से कैंसिल कर दी गई और सदर रहीमियार खान जो है वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई। अब सदर रहीमियार खान मैं पहले भी रह चुका था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे कि जी वो जो थे किबला एमएनए साहब, उन्होंने अगर मेरी पोस्टिंग कैंसिल भी करा दी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने सदर रहीमियार खान अपनी हाज़िरी करा दी और उसके बाद मुझे दिसंबर में बेनज़ीर साहिबा, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा शहीद की असैसिनेशन होती है। तो उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, शाम को मैं बैडमिंटन खेलता था वहाँ जी, एक हॉल है, बड़ा खूबसूरत हॉल था, वुडन कोर्ट। ये ख्वाजा हुसैन करार ख्वाजा साहब से पहले थे ख्वाजा खालिद फ़ारूक वहाँ एक रहे हैं जी एसएसपी, फिर वो आरपीओ रहे भावलपुर में। ये एसएसपी भावलपुर रहे, आरपीओ रहे थे, ये डीएजी रहे। तो उन्होंने, ये बड़े शौकीन थे गेम बैडमिंटन खेलने के, उन्होंने वुडन कोर्ट बनवाया था और मेरे सारे दोस्त वहाँ के जिनके साथ मैं बैडमिंटन खेलता था, ताहिर साहब थे वो वापडा में, उसके अलावा गोशी है वो बड़ा अच्छा प्लेयर था, अभी भी पुलिस में है वो कांस्टेबल, और उनके साथ बड़ी अच्छी गेम, क्योंकि मैं बैडमिंटन का ख़ुद अच्छा प्लेयर रहा और मुझे बैडमिंटन का शौक़ होता था।
तो वो मुझे याद है कि जी ये जब बेनज़ीर की असैसिनेशन होती है तो मैं 27 दिसंबर था शायद, और मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो इतला मिली कि बेनज़ीर साहबा पे हमला हुआ है और वो शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। अब मैं फ़ौरी तौर पे वहाँ से निकला और मैं थाने आके बैठ गया कि अभी क्या होता है, और फिर फ़ौरी तौर पे एक मॉब निकला। लोगों ने जैसे कि खबर आई कि बेनज़ीर साहबा जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गई हैं, तो फिर जो पीपल्स पार्टी के जितने जाले थे उन्होंने मॉब निकला और बड़ी तोड़ फोड़ हुई। और उस दिन रात को जो था उन्होंने जो बल्दिया का हाल है उस पर हमला किया, आग लगाई, और फिर मैं भी यूनिफॉर्म में चला गया क्योंकि मेरे सारे जानने वाले थे उस वक्त जो थे वो वड़ैच साहब, जो अभी शायद इनके साथ हैं, माधु वड़ैच उन्हें कहते थे हम, तो उनका नाम जावेद वड़ैच है। वैसे जावेद वड़ैच जो बाद में एमएनए बने पीपल्स पार्टी के, वो भी थे। और दोस्त हैं जावेद साहब, वो भी वहाँ थे जो एमपीए बने। उनका एक रेस्टोरेंट हुआ करता था वहाँ, बड़े से दोस्त हमारे। और मैं भी यूनिफॉर्म में मैं चला गया मॉब के दरमियान, और मैंने भी खड़े होकर तकरीर की और मैंने कहा जी कि अगर बेनज़ीर साहबा वापस आ सकती हैं ये सारी तोड़ फोड़ करके और ये आग लगा के जिस तरह आग लगाई गई वहाँ बल्दिया के ऑफिस को, तो मैं भी आपके साथ हूँ। खैर मेरी जज्बाती तकरीर सुनने के बाद और मैंने जब कहा कि जी मैं भी किसी दौर में, ये एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की खूबी होती है कि जी वो मॉब को देख के उसके हिसाब से अगर वो बिहेव करता है तो काफ़ी मदद मिलती है। और फिर आप जहाँ आपका ताल्लुक़ हो और बहुत अच्छा ताल्लुक़ हो, जिनके आप काम भी कर रहे हैं, जायज़ काम उनके हो रहे हैं, तो लोग आपका ख्याल करते हैं। तो उस दिन तो उन्होंने वो मुंतशिर हो गया जी, लेकिन अगले दिन जो था वो बड़ा रिएक्शन शदीद था और रेलवे ट्रैक पे भी हर्डल्स खड़ी कर दी गई और पथराव हुआ। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो 9, 10, 12 साल, 15 साल के, और वो जो नीचे रेलवे ट्रैक से खड़े होके ऊपर जो पुल है, ब्रिज है रहीम यार खां का, वहाँ से पत्थर आते थे तो गोली की तरह पत्थर आता था। खैर वो दिन गुजर गए, पूरे मुल्क में बदअमनी हुई, डकैतियाँ भी हुई, जो तखरीबकार लोग थे, जराइम पेशा लोगों ने बैंक भी लूटे और ATM मशीनें उखाड़ के ले गए। खैर वो सारा सिलसिला इसलिए मैं आपको सुना रहा था कि जी ये हुआ जी। अच्छा, अब असल कहानी की तरफ मैं आता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था कि जी पुलिस अफसरान इतना जिच कर देते हैं बाज़ औक़ात अपने बिहेवियर से, जो सीनियर हैं जिन्हें मैं नूरी मखलूक कहता हूँ, कि नारी फिर रिएक्शन करने को तैयार हो जाते हैं। तो हुआ कुछ इस तरह जी कि एक बड़े अच्छे ASI है काम करने वाला, तो वो मेरे पास उसने हाज़िरी की उसी शाम, और उसको मैंने एक एप्लीकेशन दी। आई हुई थी जो शायद उनके जैसे होते हैं देहातों में झगड़े वगड़े, मैंने रूटीन में एक एप्लीकेशन उसे मार करके दी कि जाके विज़िट करके आए है क्या। अब उससे बेवकूफ़ी कुछ हुई जो गलत थी, मैं भी इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, वो जो ASI है ना, वो जब गया मौके पे थे वहाँ, वो मुदई साहबान को साथ ले गया। अब बहुत से जो अच्छे पुलिस अफसरान हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब आप जहाँ कंटेस्टेड हो मामला, ज़रर का हो या लड़की के अगवा का हो, ज़िना का हो, इस टाइप के मामलात में अगर आप मुदई को मुल्ज़मान के घर रेड के लिए साथ ले जाते हैं तो हमेशा असाल्ट होता है। तो वही हुआ जी कि मसामत हो गई वहाँ, और चोलिस्तान का वो एरिया था थाने सदर का, और जो ASI साहब थे उन्हें भी जूते पड़ गए, और वो जो लोग थे मुदई उनको भी कुट पड़ी, और ये तो वापस आ गया। इसने आके मुझे पूरी कहानी सुनाई, तो मैंने बेहतर यही समझा कि अब इसका मुकदमा दर्ज करें या फिर मैं अपने सीनियर्स को बता के, मोस्टली ऐसे मामलात होते रहते हैं पुलिस वालों के साथ, और फिर ऐसी मामलात की कंप्लेंट नहीं होती। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही तकरीबकार लोग थे, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रालियाँ ली और ट्रालियों में औरतें और बंदे बिठाए और सीधे वो आ गया जी। शाम के वक्त जो DPO थे उनके घर के बाहर आके उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। अब वहाँ जाके मैं भी पहुँच गया, बाकी अफसरान भी पहुँच गए, तो उन्हें जाके हमने तसल्ली दी कि जी हम इसका करते हैं जो भी है DPO साहब की तरफ से। और
वो मुंतशिर हो गया, लेकिन डीपीओ साहब ने इंक्वायरी के लिए भिजवा दिया। जो मेरे डीएसपी थे जमात अली बुखारी, उन्हें कहा कि जी आप जाएं और इस बात की इंक्वायरी करें कि ये दरख्वास्त पे गया था मुकदमे पे या मुकदमे पे। अब पुलिस वाले अपनी जान तो बचाते हैं। एएसआई मेरे पास आ गया और उसने कहा सर आपने दरख्वास्त मार की थी, हालांकि नलायकी तो थी उसकी, मैं पहले भी, जो गलत हो उसको एडमिट करना चाहिए। मैंने उसको कहा कि जी चल ठीक है, इसका पर्चा दे देते हैं। तो अभी हमने वो पर्चा शुरू ही किया था, एफआईआर शुरू का सर वक्त फेल हुआ था। तो डीएसपी साहब आ गए और उन्होंने कहा जी क्या हो रहा है। मैंने कहा सर वो पर्चा दे रहे हैं कि अगर ये दरख्वास्त पे गया था और ये कैसे गया, हालांकि पूछ-गुछ के लिए जा सकता है कानूनन, लेकिन क्योंकि मज़ामत हो गई तो मैंने कहा सर पर्चा दे देते हैं। पर्चा वैसे भी बनता था, अगर ये दरख्वास्त पे ना जाता तो फिर पर्चा मैं हो सकता है पहले पर्चा दे के इनको भिजवा देते। सिर्फ आपसे इजाज़त लेनी मकसूद होती है। इस टाइप के जो जराइम हैं जिसमें 452 है, 506 है और इस टाइप के जो होते हैं वो पूछना पड़ता है एसडीपीओ से और फिर डीपीओ से। तो मैंने कहा सर क्योंकि मैं पूछ नहीं सका था, देना हमने पर्चा था, तो मैं पर्चा दे रहा हूँ। तो डीपीओ साहब की कॉल आई कि जी क्या हुआ, तो डीएसपी साहब ने बता दिया कि जी मैं जब गया तो पर्चा हो रहा था। तो एज इट जो भी था, तो इस पर वो बड़े नाराज़ हो गए और उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार फरमाया और अगले दिन के लिए तलब कर लिया मुझे और डीएसपी साहब को। अब मैं और डीएसपी साहब अगले दिन पेश होने के लिए सुबह सुबह 9-10 बजे पहुंच गए। वो थोड़ा लेट आया करते थे, लेकिन उस दिन वो आए और पब्लिक मीटिंग्स होती रहीं, बाकी काम होते रहे, ना उन्होंने मुझे बुलवाया ना ही डीएसपी साहब को। हम बाहर जो रीडर का कमरा था उसमें बैठे रहे और कुछ तकरीबन कुछ गर्मियाँ थीं जी, 3-4 बजे हमें बुलाया गया और मैं ही कमरे में दाखिल हुआ, ठंडे यख कमरे में, और डीएसपी साहब भी दाखिल हुए। डीएसपी साहब जाके वहाँ कुर्सी पे बड़े कोने पे यूँ बैठ गए और मैं खड़ा ही था। ज़ाहिर है इंस्पेक्टर की औकात तो कहीं नहीं होती ना डीपीओ के सामने, तो मैंने सामने सलाम किया और खड़ा हो गया। तो उन्होंने जी चढ़ाई कर दी डीपीओ साहब ने। उन्होंने कहा जी मैं देखूँगा तुम कैसे मेरे ज़िले में रहते हो, ये मेरा ज़िला है और निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से और दफ़ा हो जाओ जी, ये वो इस टाइप की। खैर उन्होंने पूरी डोज दी हमें और डीएसपी साहब ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। वो मैं भी बाहर आ गया, डीएसपी साहब भी बाहर आ गए। अब जो अंदर होती है बाहर वालों को पता तो नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने बाहर आके मैंने कहा सर मैं तो छुट्टी लेता हूँ जी 2 महीने की, और वो उन्होंने कह दिया ज़िले से निकल जाएं तो तबादले की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि चल जी दरख्वास्त, मैंने भी वहीं दरख्वास्त लिखी बैठ के और डीएसपी साहब ने भी दरख्वास्त लिखी और रीडर को पकड़ाई। और मैं तो घर आया, मैंने आके यूनिफॉर्म उतार के फेंकी और बच्चों को बताया कि जी मैं फिर सस्पेंड हो गया हूँ और छुट्टी लेके चलते हैं, गर्मियाँ हैं, वो सैर वैर करेंगे। मेरे बच्चे बड़े खुश होते थे जब मैं सस्पेंड या लाइन हाजिर होता था, तो उन्हें पता है कि जी अब क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं घर में फिर कुकिंग ही होती थी और मुख्तलिफ़ किस्म की मैं डिशें बना बना के ख़ुद भी खाता और बच्चों को खिलाता था। तो वो भी सारे खुश हो गए कि चलें जी जान छुट्टी और हम लोग सैर को जाएंगे जी। लेकिन ये मेरी जो ख्वाहिश थी छुट्टी की और वो अधूरी रह गई। वो तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद कॉल आई दोबारा और रीडर की, और उन्होंने कहा जी कि डीपीओ साहब बुला रहे हैं। अब फिर मैंने वो जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो तो ख़राब हो चुकी थी और यूनिफॉर्म पहनी, और फिर मैं चला गया। डीएसपी साहब वहाँ पहले तशरीफ़ ला चुके थे और फिर हम पेश हुए जी। उसी तरह इस दफ़ा डीएसपी साहब को भी खड़े रखा उन्होंने बैठने का नहीं कहा, हालांकि डीएसपी एक गस्टेड होता है, लेकिन जितनी इस रैंक की इज़्ज़त होती है वो हम सबको पता है। ले जी वहाँ उन्होंने फिर वो दरख्वास्तें हमारी दोनों सामने पड़ी हुई थी छुट्टी की। तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुम मज़े करो, तुम यहाँ से छुट्टी लेके सैरें करना चाहते हो, तो अब तुम इसी ज़िले में रहोगे और मैं तुम्हें ज़लीलो ख्वार करूँगा जी।
फिर हम मुंह लटकाए बाहर आ गए जी। इस दफ़ा डीएसपी साहब थोड़ी देर अंदर रहे और उन्होंने मेरे जाने के बाद पता नहीं उन्होंने क्या बात की उनके साथ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गए और उनकी नाराज़गी जो थी वो शुरू हो गई। और उसके बाद मुझे एक शोकाज नोटिस मिला और वो शोकाज था कि जी मैंने अपना मिसकंडक्ट किया है और अपने एएसआई जो कि एक गलत रेट पे, इलीगल रेट पे गया था और उसको बचाने की कोशिश की और मैंने पर्चा दिया और मैंने जो भी एलिगेशंस थे वो उसमें मौजूद थे। अच्छा, अब पोजीशन ये थी कि जी ये मैं आपको सुना रहा हूँ 2007 की ये बात है जी, दिसंबर के बाद की, क्योंकि दिसंबर में असैसिनेशन हुई थी बेनज़ीर की, 2008 हो गया था, 2008 की ये बात है। और वहाँ जो थे डीपीओ साहब शदीद वो थे और अर्दल रूम में जब हम पेश होते थे, जैसे शोकाज के बाद मैंने जवाब दिया और उसके बाद उसकी सुनवाई होती है। जिन दोस्तों को अर्दल रूम का नहीं पता, अर्दल रूम या अर्दली रूम में बताता हूँ कि जी महकमा पुलिस में जितनी भी सज़ा और जज़ा मिलती है ये अर्दल रूम में होती है। ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है कि जी आपको शोकाज मिलता है, इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में जो भी फ़ैसला करना होता है वो साहब मौसूफ़ एक ठंडे कमरे में या गर्म कमरे में बैठे होते हैं। गर्मियों में ये ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है, और बाहर से वो पुलिस वाले चलते हैं जी जल्दी चल, सामने सलाम, और फिर वो बिल्कुल टेंशन होके खड़े होते हैं और साहब उनसे सवाल जवाब करते हैं। और उनके बाद अगर उनका मूड अच्छा हो और वो घर से लड़ के ना आए हों तो फिर वो माफ़ी हो जाती है सज़ा की, और अगर नहीं तो फिर आपको सज़ा मिलती है, उसमें डिसमिसल भी है। ये डिपेंड करता है। इसमें सरमद सईद खान साहब एक बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर, एडिशनल आईजी रिटायर हुए हैं, तो वो भी उन्होंने भी एक दफ़ा कहा था, बल्कि लिखा था कि जितने भी महकमे की ये सज़ाएँ हैं, अर्दल रूम्स वगैरह हैं, ये डिपेंड करता है उस अफसर के मूड पे कि उसका मूड कैसा है। इसमें मेरिट को नहीं देखा जाता, बल्कि ये होता है कि जी वो किसकी उसे शक्ल अच्छी लगती है, किस मातात की है, किसकी बुरी लगती है। तो वो डीपीओ साहब ने जी बुला लेना। अब ये मैं आपको 2008 की बात सुना रहा हूँ। 2008 में ये था कि मेरी जो रिकमेंडेशंस प्रमोशन के लिए गई हुई थी, मैंने अगले रैंक में डीएसपी होना था और उसके बाद फरवरी 2009 को मैं प्रमोट भी हो गया। लेकिन उस वक्त जो था वो ये डर था कि अगर इन डीपीओ साहब ने मुझे कुछ सज़ा दे दी, मेजर पनिशमेंट दे दी, तो मेरी प्रमोशन नहीं होनी। और उनका भी पूरा मूड था, लेकिन वो जैसे मज़े ले के किसी को हलाल करने का मूड हो, वो उनका माइंड मुझे लग रहा था। और मुझे भी बुला लेते और एंड में हमें बुलाते अर्दली रूम में, जब सारे वो फारिग हो जाते। मेरे ख्याल हिदायत थी मुझे और मैं पेश होता, उस वक्त हालत ख़राब हो गई होती थी, और साथ में वो एएसआई, हम दोनों को इकट्ठा हम अंदर जाते, इस्लाम करते, और वो साहब फरमाते अच्छा तो मैं देखूंगा तुम्हें, तुम कैसे प्रमोट होते हो, और उसे कहते बचा लेना, अब अपने एएसआई को बचाना है। तो अब मैंने एएसआई को क्या बचाना, मैं, क्योंकि एएसआई ये जो मातात होते हैं इनको आपने कहीं ना कहीं, अगर आपने कहीं भेजा है तो आपने प्रोटेक्ट करना होता है। ये पूरे थाने का इसी तरह है कि अगर आप अपने मातात को, अगर वो सही है, उसने कहीं करप्शन नहीं की, गलत नहीं किया, तो फिर तो आप उसे प्रोटेक्ट आपको करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी करप्शन की शिकायत है या उसने कुछ गलत किया है, फिर आप उसको बेशक आप उसकी सपोर्ट ना करें। तो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की खूबी होती है कि आप उसको सपोर्ट करना चाहिए आपको। ले जी, इसी तरह मेरी जान सूली पे चढ़ी होनी, प्रमोशन करीब है और सज़ा का डर है। मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया कि जी अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस डीपीओ से कैसे जान छुड़ाऊँ। तो मैंने थोड़ी सी, फिर ज़ाहिर है मैं वहीं रहीम यार खान में मेरी बड़ी पोस्टिंग है, सदर रहीम यार खान मेरी तीसरी पोस्टिंग थी, मैं कोट सब्जल 3 दफ़ा SHO रहा, मैं सिटी रहीम यार खान रहा, और सारे लोग, सबसे मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ तो एक कहीं से, एक जो साहब थे, अब मैं नाम फिर उन साहब का नहीं लूँगा, वो डीपीओ साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे और उनसे इनकी शाम को रोज़ाना सिटिंग होती थी। डीपीओ साहब थोड़ा पीने पिलाने के शौकीन थे, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और ये डेली शाम को निकलते थे जी डीपीओ साहब 8 बजे, और ये जो नहर किनारा रहीम यार खान के लोग हैं
तो ये अकेले ड्राइवर वगैरह लेके नहीं आते थे, सरकारी गाड़ी में ये उस नहर पे आते थे। नहर के अब दोनों साइड पे बहुत खूबसूरत सड़क बन गई है और ये सड़क जाती थी जी अड्डा गुलमर्ग की तरफ, और ये वहाँ आते थे। वो जो साहब थे उनके दोस्त, वो उनके लिए कभी बियर ठंडी करके बाल्टी में और वो कूलर में, कभी विस्की और कभी इस टाइप की चीज़ें लेके खड़े होते थे, और कभी कभी कोई तितली भी पास होती थी उनके। ये खबर मुझ तक पहुंच गई कि जी ये डेली या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन साहब मौसूफ जो हैं ये वहाँ से ये जाते हैं और ये सारी हरकतें फरमाते हैं, और ये फिर 2-3 घंटे सड़कों पे ही घूमते रहते हैं और फिर वापस आते हैं। अब ये जब मुझे इतला मिली तो आप यकीन जाने कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि तंग आमद जंग आमद वाली, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया, यार क्यों ना ये DPO क्या चीज़ होता है, SHO बड़ी पावर है, और अगर मैं मीडिया वालों को साथ ले लूँ और मैं इसी तरह रेड हैंडेड पकड़ लूँ इस DPO को, और उस लड़की भी होगी, शराब भी होगी, पी भी होगी, तो इसे कौन बचाएगा। फिर ये मेरा दिमाग घूम गया जी, बिल्कुल मैं ये करने को तैयार था, और प्लान भी बन गया। मैंने मेरे जो दोस्त मीडिया वाले थे तो फोटोग्राफ़र, मैंने उन्हें ये नहीं बताया हमने क्या करना है, और उन्हें मैंने कहा जी शाम को एक टास्क है और आप लोगों ने इकट्ठे हो जाना है और हमने ये एक्ट करना ही करना है। और ये पुलिस की तारीख में बहुत बड़ा धमाका होना था कि ये लोग सब कुछ करते हैं तो फिर अपने मातातों पे अगर ओपनली ये करते हैं तो फिर इन्हें ये ओपनली छुप के करना चाहिए। पहले तो करना नहीं चाहिए, अगर करते भी हैं तो छुप के करना चाहिए, इस तरह ओपनली नहीं होना चाहिए इनको जी। तो तैयार हो गया। फिर वो मैंने उस दिन मुझे याद है मैंने अपने जो बड़े भाई हैं उनसे मैंने डिस्कस कर दिया कि जी भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, अब आपने संभालना है कि ये काम मैंने, क्योंकि मेरी प्रमोशन तो होनी नहीं, अगर ये इसने मुझे सज़ा दे दी तो मेरी प्रमोशन तो गई, मैं तो DSP हो नहीं सकता। अभी मुझसे पहले DSP हो गया था, मेरे सारे दोस्त मुझसे पहले DSP हो गए थे, जो जिनके साथ हम होते थे। मियाँ मकबूल DSP हो गया, चौधरी साजिद हो गया, जिनके साथ हम SHO रहे और मैं नहीं हो रहा था। वैसे प्रमोशन स्लो है भावलपुर रेंज की। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं यार शर्म कर थोड़ा, ये तो फिर तू सारी ज़िंदगी जॉब नहीं कर सकेगा और ये बहुत बड़ा धब्बा होगा, तू मेहरबानी कर तू इस हरकत से बाज आ जा। और फिर मैंने सोचा उनकी बात को, फिर एक आध और दोस्त से मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी नहीं यार ये अच्छी बात नहीं है, तो इस तरह फिर आपकी नहीं आपके पूरे महकमे की बदनामी होगी, जिसमें आपने एक महकमे को, फिर वो नमक भी हमें याद आ जाता है ना जी कि हमने नमक खाया, तो वो फिर मैंने नमक मुझे याद आ गया। और फिर उन्होंने कहा जी कुछ दोस्त उसमें इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा जी हम ज़फ़रुल्लाह जो वड़ैत साहब हैं उनसे बात करते हैं और वो उन्हें समझाएंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। तो फिर हमने भी उनसे मिले वड़ैत साहब से, और उन्होंने फिर मेहरबानी की, उन्हें समझाया, और फिर वो मेरी जान उससे छूट गई, वो मेरा शोकाज फाइल हो गया, और फिर मेरी रिकमेंडेशन भी चली गई। 8 के बाद मैं फिर वहाँ से भाग के आ गया जी, साहब मौसूफ उधर ही थे, तो मैंने फिर कोशिश की और अपना तबादला दोबारा भावलपुर करा लिया, और जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई जी थाना नौशहरा जदीद। और फिर फरवरी 2009 में 12 फरवरी 2009 में मेरी प्रमोशन होगी, और इस तरह अल्लाह ने मेरी जान बचाई उस DPO से, और उस DPO की जान भी मुझसे बच गई, और ये महकमा जो है बहुत बड़ी बदनामी से बच गया जी। और ये कहानी थी जो बड़े अरसे से मैं सोच रहा था करूँ ना करूँ, लेकिन आज दिल किया तो मैंने कहा जी ये भी सुनाते हैं, सच बोल देते हैं आज जो मेरे अंदर था। शुक्रिया।